हेलो गाइस, रेखा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर जीवन की मौलिक इकाई। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की और कैसे? तो जो कोशिका है, सेल्स है जिससे हमारा जीवन अस्तित्व में आया, तो वो कोशिका की खोज किसने की, उनके बारे में जो जानकारी दी वो कौन थे? वनस्पतिक। आइए जानेंगे। तो सन 1665 में अंग्रेज वनस्पति शास्त्री, आप चित्र देख रहे होंगे कि जो अंग्रेज वनस्पति शास्त्री जो हैं रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। तो रॉबर्ट हुक आपको दिख रहे होंगे, आपको आसानी से याद होगा। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। उन्होंने कॉर्क की पतली काट में कोशिका का अवलोकन किया, यानी कॉर्क की बोतल, कॉर्क जो था मतलब बोतल के ऊपर जो ढक्कन लगा रहता है वो कॉर्क यानी लकड़ी का बना हुआ था। उस कॉर्क से सेल्स को देखा और किस में देखा? माइक्रोस्कोप में, स्वयं का बनाया माइक्रोस्कोप। आइए, ये माइक्रोस्कोप है। इस माइक्रोस्कोप को उन्होंने ही बनाया, उनका श्रेय जाता है। तो उन्होंने ये माइक्रोस्कोप में कुछ परिवर्तन करके जब उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में ही देखा और उन्होंने ये अवलोकन किया कि कोशिकाओं की संरचना किस तरह ईंटों में जमी हुई दिखाई देती है। तो इस प्रकार आप याद रखिए, 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी और किस में अवलोकन किया? उन्होंने स्वयं से निर्मित सूक्ष्मदर्शी के द्वारा निर्मित किया। अगला क्वेश्चन है, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? तो जो कोशिका है वो जीवन की संरचनात्मक, क्योंकि सारा शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर ही बना है, इसलिए संरचनात्मक। क्रियात्मक यानी कार्य करने वाला, तो वह उसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है कोशिका, क्योंकि सभी सजीव कोशिका से बने होते हैं तथा उनके शरीर में होने वाली क्रियाओं का संचालन किसके द्वारा होता है? कोशिकाओं के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन आप ये देखिए, सारी ये कोशिकाएं हैं विभिन्न प्रकार की हैं। सभी कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं, स्फेरिकल शेप में, अंडाकार शेप में। इस प्रकार से हमारे शरीर का जो प्रत्येक पार्ट है अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो सारी कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। सारी कोशिकाओं की आकृति देखिए भिन्न भिन्न प्रकार की है। हमारे ब्लड में पाई जाने वाली सेल्स है रेखित, अरेखित और रेशेदार, इन कोशिकाओं से मिलकर बनी है। हमारे जो मस्तिष्क में तंत्रिका तंत्र है, देखिए नीचे की तरफ है न्यूरॉन, जो है नर्वस जो है बोल रहे हैं सिस्टम, वो जो है तंत्रिका तंत्र है। उसके बाद हमारे ब्लड सेल्स है, ब्लड सेल्स अंडाकार गोलाकार दिखाई देती हैं। तो ये इस प्रकार हम बता सकते हैं कि जो हमारी सेल्स हैं, जो कोशिका हैं, हमने अभी पढ़ा आंसर, जो कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई। तो ये जो कोशिकाएं हैं भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। अगला क्वेश्चन है, CO2 तथा पानी जैसे पदार्थ कोशिका से कैसे अंदर तथा बाहर जाते हैं? यानी हमारी कोशिका है तो उसमें से CO2 और कुछ पदार्थ हैं, वो कैसे चलेगा अंदर? तो ये आश्चर्यजनक लगता है। तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा, यानी विसरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रवेश करना। तथा CO2 तथा पानी जैसे कोशिका से अंदर तथा बाहर जाते हैं। जब कोशिका में CO2 तथा पानी की सांद्रता कोशिका की तुलना में बाह्य वातावरण से कैसी हो जाती है? उच्च होती है, तो ये बाहर निकल जाते हैं। और जब बाह्य वातावरण में इनकी सांद्रता कम होती है तो ये कोशिका के अंदर चले जाते हैं। तो इस प्रकार विसरण के माध्यम से कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड और पदार्थों का आदान प्रदान होता है। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक झिल्ली क्यों कहते हैं? देखिए, प्लाज्मा वर्ण यानी किसी भी चीज को चुनना, झिल्ली एक परत है, तो प्लाज्मा को ही वर्णात्मक झिल्ली क्यों कह रहे हैं? तो प्लाज्मा झिल्ली वर्णात्मक झिल्ली है क्योंकि यह कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से क्या करती है? अलग करने का कार्य करती है। अर्थात कि यह कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने या जाने देती है। यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है, यानी जो पदार्थ हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, बहुत बड़े हैं, और जो कुछ सूक्ष्म पदार्थ जो हमारे लिए लाभदायक है तो उन्हें शरीर के अंदर जाने देती है, और जो वेस्ट हैं हमारे लिए लाभदायक नहीं है उन्हें शरीर से जाने से रोकती
है। तो ये देखिए प्लाज्मा झिल्ली किस तरह से है, अंदर की ओर सेल्स हैं वो जा रही हैं, अंदर सेल्स में जो है फ्लूइड पदार्थ है वो किस तरह से जा रहा है। तो छोटा पदार्थ जो हमारे लिए लाभदायक है वो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर प्रवेश करता है, वो कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करने देता है। तो आपने जाना कि ये वर्णात्मक झिल्ली जो है, प्लाज्मा झिल्ली है, वो किस तरह से कार्य करती है। आप देखिए चित्र के माध्यम से एक एक क्लियर होगा। तो आप याद रखिए कि ये है आपकी प्लाज्मा झिल्ली। आइए अगला क्वेश्चन जानेंगे। अगला है, क्या आप दो ऐसे अंगकों के नाम बता सकते हैं जिनमें अपना अनुवांशिक पदार्थ होता है, यानी उनका स्वयं का अनुवांशिक पदार्थ है, अलग से बाहर से नहीं आता। तो याद रखिए प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों में उनका स्वयं का ही अनुवांशिक पदार्थ होता है। अगला है, यदि किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाता है तो क्या होगा। तो यदि किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक या रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाता है तो श्वसन, पोषण, उत्सर्जन जैसे विशिष्ट कार्य को पूरा करने में कोशिका सक्षम नहीं रहती। यानी यदि ये क्रियाएं जो है प्रभाव होगा तो श्वसन, पोषण इनमें प्रभाव होगा ही। इससे जीवन की गतिविधियां रुक जाएंगी और व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो आप याद रखिए कोशिका का संगठन बिगड़ जाएगा, यानी भौतिक और रासायनिक प्रभाव होंगे तो कोशिका का जब संगठन सुचारू रूप से नहीं होगा तो व्यक्ति में जो होने वाली जो क्रियाएं हैं वो सुचारू रूप से नहीं होगी और व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। अगला है वेरी इंपॉर्टेंट, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं, एग्जाम में पूछा ही जाता है 2 मार्क्स में। तो कोशिकी चयापचय मतलब जो कोशिका जो है वो चयापचय में व्यवधान के कारण, यदि मान लो जो पाचन की क्रिया हो रही है उसमें व्यवधान उत्पन्न होता है तो जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है, यानी कोशिका क्या हो गई, क्षतिग्रस्त हो गई या मृत हो गई, तो लाइसोसोम फट जाता है। तो लाइसोसोम क्या होगा, फट जाएगा। मान लो जैसे बैलून है, बैलून में पानी भरा है, उसमें कोई ना कोई क्षति हो जाए या छोटा सा होल हो जाए तो पानी कहाँ चला जाएगा, बैलून से बाहर चला जाएगा। वैसे ही लाइसोसोम भी क्या हो जाता है, किसी भी क्षतिग्रस्त कोशिका के कारण वो फट जाता है और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित करते हैं। और एंजाइम क्या करने लगते हैं, उन्हीं का भक्षण करने लगते हैं, उन्हीं को ही खाने लगते हैं उनसे, इसीलिए कोशिका की आत्मघात थैली कहते हैं। तो ये लाइसोसोम आत्मघाती थैली का कार्य करने लगती हैं। अगला है, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, यानी जो प्रोटीन बना, मान लो हम प्रोटीन का सेवन नहीं कर रहे हैं तब भी तो हमें बॉडी को प्रोटीन चाहिए। अपनी बॉडी जो है अपने शरीर के अंदर है, प्रोटीन की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति कौन कर रहा है, अब अगर हम बाहर से नहीं ले रहे तो उसकी पूर्ति कोशिका के अंदर जो है प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम करते हैं। ये राइबोसोम हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। अगर ये राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण नहीं करेंगे तो हमारे शरीर में प्रोटीन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ये देखिए राइबोसोम की संरचना, ये विभिन्न प्रकार के राइबोसोम हैं। ये राइबोसोम ही प्रोटीन बनाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो आपको ये याद रखना है, ये राइबोसोम की संरचना ये भिन्न भिन्न आकृति की होती हैं। अगला है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर, वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा ही जाता है। तो पहला है कि पादप कोशिका प्रकाश संश्लेषण हेतु क्लोरोप्लास्ट होता है, पर जंतु कोशिकाओं में जो क्लोरोप्लास्ट है वो नहीं होता। अगर जंतु कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होता तो हम हरे दिखते। प्लांट इसलिए तो हरे दिखते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसे लवण कहते हैं, हरित लवक भी बोलते हैं। अगला है, आकार व आकृति निश्चित करने के लिए कोशिका भित्ति पाई जाती है, यानी कुछ जो प्लांट होते हैं उनमें बाहर की ओर जो पाया जाने वाला आवरण है वो क्या कहलाता है, कोशिका भित्ति। और जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं होती, ठीक है, आप ये याद रखिए, कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका भित्ति नहीं होती। अगला है, लाइसोसोम नहीं पाया जाता, पादप कोशिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। अभी अपन ने देखा था लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं, तो आप याद रखिए लाइसोसोम प्लांट में नहीं पाया जाता और जंतुओं में लाइसोसोम पाया जाता है। फोर्थ है,
कोशिकाएं मुख्यतः चतुर्भुज आकार की होती हैं। अभी हम चित्र से जानेंगे कि पादप कोशिका है वो कैसे चतुर्भुज के आकार की होगी, और जंतु जो कोशिका है वो भिन्न भिन्न आकार की, क्योंकि अभी हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चन में देखा कि जो जंतुओं में पाई जाने वाली जो सेल्स हैं वो भिन्न भिन्न आकृति की होती हैं, वो भिन्न भिन्न आकार के ग्रहण किए हुए कार्य करती हैं। लास्ट है, गोल्जी उपकरण पूर्ण विकसित नहीं होता। तो जो प्लांट सेल्स होती हैं उनमें गोल्जी उपकरण होता है, हाँ अभी आगे हम चित्र देखेंगे, वो गोल्जी उपकरण विकसित नहीं होता है। जबकि जंतुओं में वो गोल्जी उपकरण एक सिपाही की तरह कार्य करता है, वो पूर्ण रूप से विकसित होता है। इसीलिए तो वो विकसित है, क्योंकि वो सिपाही की तरह कार्य कर रहा है, देख रेख करने का कार्य, अन्य अंगों को देख रेख करने का कार्य करता है। तो हमने जाना जंतु कोशा और पादप कोशा में अंतर। ये देखिए जंतु कोशा और पादप कोशा। तो जंतु कोशा का जो आकार है वो भिन्नात्मक रूप से है। तो हमने देखा ये षटकोणीय अलग अलग आकृति में डिफाइन है। इसके अंदर सारी सेल्स हैं, इसके अंदर बहुत सारे अंगक हैं जो व्यवस्थित रूप से होते हैं। और जो पादप कोशिका है जो अंडाकार दिखाई दे रही है, तो इसमें भी भिन्न भिन्न अंगक होते हैं। इन अंगकों का वर्णन हम अगले भाग में पढ़ेंगे। आइए आगे समझते हैं। तो देखिए हम जंतु कोशा जो अभी हमने देखा उसमें कौन कौन से पार्ट हैं इनको देखते हैं। तो कोशिका झिल्ली, बाहर की ओर जंतुओं में क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली। उसके बाद गोल्जी उपकरण, अभी देखा था हमने गोल्जी उपकरण क्या है। उसके बाद सेंट्रोसोम, अंदर की ओर जो केंद्रक है उसके बाहर पाई जाती है अंतः प्रद्रव्य जालिका, इन्हीं में राइबोसोम लगे रहते हैं जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। केंद्रक जो उसके अंदर क्रोमोसोम्स पाया जाता है जो कि विभाजन के समय कार्य करता है। फिर लाइसोसोम, फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया जो भोजन से पाचन की क्रिया के दौरान ऊर्जा को संग्रहण का जो कार्य करता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये अंगक जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। इसी तरह से पादप कोशिकाओं में भी ये अंगक पाए जाते हैं पर लाइसोसोम, और कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो नहीं पाए जाते। तो आपको ये संरचना याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जीव में अंतर। तो एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जीव को हम पहले देख लेते हैं चित्र के माध्यम से। देखिए एक कोशिकीय जीव जो हैं जिसको हम यूनिसेल्युलर कह रहे हैं, एक कोशिकीय जीव जो हैं अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, और जो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो सेल्स होती हैं वो एक कोशिकीय होती हैं। तो एक कोशिकीय जीव आप समझ गए होते हैं, छोटे छोटे जो जीव होते हैं वो एक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, इसलिए वो एक कोशिकीय। और जो बहुत सारी सेल्सों से मिलकर बने होते हैं वो कहलाते हैं बहुकोशीय जीव। आप शुतुरमुर्ग देख रहे हैं, प्लांट देख रहे हैं, तो वो क्या है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। तो आइए अब हम अंतर जानेंगे। तो जो एक कोशिकीय जीव है उसकी कोशिका की संख्या है, एक कोशिका में एक कोशिका होगी, और बहुकोशिकीय में है अधिक मात्राओं में इनकी संख्या होगी, कोशिकाओं की संख्या कैसी होगी, अधिक होगी। दूसरा है कार्य, कोशिका के सभी कार्य एक कोशिका के द्वारा किए जाते हैं। अब उनकी एक ही कोशिका है तो एक ही कार्य करेंगे वो। और बहुकोशिकीय में होती हैं सारी कोशिकाएं अपने अलग अलग कार्य को संपन्न करती हैं। थर्ड है कार्य का विभाजन। अब एक कोशिका उसमें तो कार्य का विभाजन कैसे हो सकता है, अब एक ही व्यक्ति है तो एक ही कार्य करेगा, अलग विभाजन कैसे कर सकते हैं। तो एक कोशिका इसलिए कार्य का विभाजन नहीं होता, और बहुकोशिकाएं इसलिए भिन्न भिन्न प्रकार का कार्य करेंगी वो। फोर्थ है प्रजनन या जनन। जो एक कोशिकीय जीव में वो जनन कोशिकाएं केवल एक ही प्रकार की होंगी, और जो बहुकोशिकाएं हैं उनमें विशिष्ट प्रकार की जनन कोशिकाएं होती हैं। उनमें लैंगिक, अलैंगिक और खंडन, विखंडन, इस प्रकार बहु प्रकार का, मतलब जो अलग अलग प्लांट हैं, अलग अलग जीव हैं, उनमें अलग अलग प्रकार का जनन पाया जाता है। लास्ट है आयु। आयु, एक कोशिकीय जीव की आयु छोटी होती है, यानी ये कुछ ही समय तक जीते हैं। अब एक कोशिका है तो वो कितने समय तक जीवित रहेगी, तो वो उनकी आयु जो होती है वो कम होती है यानी छोटी होती है। और जो बहुकोशिकीय जीव होती है उनकी आयु लंबी होती है। जब बहुत सारी सेल्स को बनने में समय लगा तो वो बहुत अधिक समय भी जीवित रहेंगे। इस प्रकार आपने देखा एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव चित्र सहित। आइए अगला क्वेश्चन जानेंगे। अगला है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी।
आपको जो मैं प्रश्नों के उत्तर अंतर चित्र सहित समझा रही है, इन प्रश्नों के उत्तर में से बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर पूछे जाते हैं। ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है। आप यदि समझ के याद करेंगे तो ये चैप्टर आपको समझने से ही लर्न हो जाएगा। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में पहला अंतर है, प्रोकैरियोटिक ये आकार में बहुत छोटी होती है और यूकैरियोटिक आकार में बड़ी होती है। याद रखिए, प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत छोटी छोटी सेल्स आती हैं जो हमने अभी देखी, और यूकैरियोटिक के अंदर बड़ी सेल्स आती हैं जो आकार में बड़ी होती हैं। दूसरा है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का केंद्रीय भाग न्यूक्लियर झिल्ली में नहीं ढका रहता। अब छोटी हैं तो वो कहाँ से पूर्ण विकसित होंगी। और जो यूकैरियोटिक हैं उनमें क्या होता है, न्यूक्लियर झिल्ली से घिरा हुआ रहता है, वो उसकी रक्षा करने का कार्य करता है। तीसरा है, केंद्रक अनुपस्थित होता है। याद रखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं उनमें केंद्रक नहीं पाया जाएगा और यूकैरियोटिक में केंद्रक पाया जाएगा। वेल डेवलप्ड है इसीलिए तो यूकैरियोटिक हैं। अब अगला है, झिल्ली द्वारा घिरे हुए अंगक अनुपस्थित। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक है बहुत ही सूक्ष्म है, तो उनमें अंगक जो पाए जाएंगे, छोटे छोटे जो अंग होंगे, एक तो बहुत कम होते हैं, तो वो झिल्ली द्वारा नहीं घिरे रहेंगे। और यूकैरियोटिक पूरी डेवलप है, विकसित है, तो क्या होंगे, पूर्ण रूप से घिरे हुए रहेंगे। अगला है, कोशिका विभाजन विखंडन या कोशिका विभाजन द्वारा होता है। यानी जो कोशिकाओं का जो विकास होगा विखंडन के द्वारा होगा या तो विभाजन के द्वारा होगा। और यूकैरियोटिक सेल्स जो होंगी उनमें माइटोसिस या मेयोसिस, जिसे हम समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, इन विभाजन के द्वारा यूकैरियोटिक सेल्स की कोशिकाएं विभाजित होती हैं। तो आपको 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं किस तरह से विभाजित होती हैं। तो याद रखिए, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। तो इस प्रकार हमने 5 अंतर यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में जाना। अगला है, यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए या टूट जाए तो क्या होगा। यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए या टूट जाए तो कोशिका परासरण या विसरण द्वारा बाह्य पदार्थों का आदान प्रदान सक्षम नहीं होगा। इसके बाद जीव द्रव्य पदार्थ भी उपस्थित नहीं होगा, क्योंकि कोई चीज़ या पानी है किसी पॉलिथीन में भरा है और वो फट जाए तो क्या होगा, पानी फैल जाएगा, तो कोशिका मृत हो जाएगी। तो जो पन्नी है वो फट गई तो वो वेस्ट हो गई ना, खराब हो गई। वैसे ही हमारी सेल्स हैं, यदि वो फट जाती हैं तो वो खराब हो गई, और वो खराब होकर शरीर में जिस भी प्लेस में फट जाती हैं तो वो उस प्लेस को खराब करती हैं और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अगला है, यदि गोल्जी उपकरण ना हो तो कोशिका के जीवन में क्या होगा। तो गोल्जी उपकरण अंतःप्रद्रव्य जालिका में संश्लेषित पदार्थ पैक किए जाते हैं और उन्हें कोशिका के बाहर तथा विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। यानी ये सिपाही है। यदि गोल्जी उपकरण ना हो तो कोशिका द्वारा संश्लेषित पदार्थों का संचरण, रूपांतरण तथा पैकेजिंग नहीं होगा। यानी एक जगह से दूसरी जगह भेज रहा है, कौन भेज रहा है, हमारा गोल्जी उपकरण। तो ये गोल्जी उपकरण क्या कर रहा है, पैकिंग करने का काम और भेजने का काम कर रहा है। ये कहला रहा है हमारा गोल्जी उपकरण। ये गोल्जी उपकरण ही क्या कर रहे हैं, हमारे शरीर में जो भोज्य पदार्थ या जो भी पदार्थ बने हुए हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का कार्य कर रहा है। तो आप ध्यान से देख लीजिए, ये चित्र जो है गोल्जी उपकरण का है। यही गोल्जी उपकरण एक सिपाही की तरह कार्य करता है। आइए अगला क्वेश्चन जानेंगे। अगला देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना है जिसे हम पावर हाउस के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम इसी से संबंधित। कोशिका का कौन सा अंगक बिजली घर है। यानी याद रखना, बिजली नहीं उत्पन्न कर रहा है। बिजली का अर्थ होता है ऊर्जा, और घर का मतलब होता है ऐसा स्थान जहाँ पर वो स्रोत इकट्ठा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका बिजली घर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे जो कोशिकाओं में जो भोजन का जो पाचन हुआ, अब जो ऊर्जा उत्पन्न हुई वो कहाँ स्टोर हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया में। और जो ऊर्जा स्टोर हो जाती है वो ऊर्जा को हम एटीपी के रूप में जानते हैं। अतः एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसे कहते हैं। अतः आपसे पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा संचित हुई है वो किस रूप में संचित हुई, तो आपको याद रखना है एटीपी के रूप में। अगला है, कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड
प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ करते हैं, यानी अब जो प्रोटीन बना, हमने पहले देखा हुआ था कि प्रोटीन का संश्लेषण किसने किया, राइबोसोम ने। तो ये जो राइबोसोम है वो कहाँ बने, तो लिपिड का संश्लेषण चिकनी अंतर्द्रव्य जो जालिका है SER, और प्रोटीन का संश्लेषण खुरदरी प्रद्रव्य जालिका RER, मतलब RER में होता है। ये देखिए हमारे अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसे हम पावर हाउस कह रहे हैं, ये इस प्रकार से दिखाई देता है। आपको मैंने पहले भी दिखाया हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन जानेंगे। अगला है कोशिका झिल्ली से बनने वाले लिपिड या प्रोटीन का संश्लेषण। ये अभी हम पहले ही जान चुके हैं। ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया किस तरह से ये व्यवस्थित है और वो संरचना को डिफाइन कर रहा है। तो ये आपने देखा इस संरचना को। अगला है अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। वेरी इंपॉर्टेंट। अमीबा भोजन कणों को सतह पर अस्थायी रूप से अपने कूटपादों से घेर लेता है। आइए हम चित्र के माध्यम से जानें। ये देखिए अमीबा क्या कर रहा है, भोजन को कूटपाद की सहायता से धीरे धीरे क्या कर रहा है, भोज्य के कणों को अपने पास लाने की चेष्टा कर रहा है। तो वो अपने आकृति को क्या कर रहा है, भुजाओं की आकृति को बदलने का कार्य कर रहा है। तो जैसे ही वो क्या कर रहा है, अपनी आकृति को बदलता है, तो धीरे धीरे ये एक प्लाकस की तरह अपनी भुजाओं को बना लेता है और देखिए अंदर की ओर ग्रहण कर रहा है। तो कूटपाद क्या कर रहा है, भोजन को अंदर ग्रहण कर रहा है, और ये भोजन अंदर ग्रहण जब अंतर ग्रहण कर लिया जाता है तो अंदर की ओर चला जा रहा है, और अंदर देखिए भोजन का क्या होगा, भक्षण होगा। यानी ये कोशिकाएं, अमीबा जो होता है, जैसे ही भोजन को अंदर की ओर ग्रहण कर लेता है और इसमें उपस्थित जो भी भोज्य पदार्थ होता है उसे ग्रहण करके पाचित कर लेता है और फिर अपनी सेल्स को जैसे के तैसे कर लेता है। तो अमीबा अपनी आकृति को परिवर्तित करके अपने भोजन को ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार हमने जाना चित्र के माध्यम से अमीबा किस तरह से भोजन को ग्रहण कर ले रहा है। तो अमीबा भोजन के कणों को कोशिका सतह पर बने अस्थायी कूटपादों से घेर लेता है। फिर कूटपादों के एक दूसरे से मिल जाने से भोजन कुछ कण जो तरल के साथ खाद्य राजधानी में मतलब अंदर चले जाते हैं, और इस तरह जो भोजन का पाचन होने लगता है और चलन क्रिया के बीच क्रमशः शरीर के पिछले भाग में यह पहुंच जाता है और इसका परित्याग हो जाता है। जब वो पूर्ण रूप से भोजन ग्रहण करेगा तो और इसका परित्याग भी कर देगा। तो इस प्रकार हमने जाना अमीबा में किस तरह से भोजन ग्रहण किया। अगला है परासरण क्या है। तो जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर जाते हैं तो उसे परासरण कहते हैं। अगला है विसरण और परासरण में अंतर। वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में सारे प्रश्नोत्तर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए जानेंगे। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। और परासरण वर्णात्मक झिल्ली, याद रखना परासरण की क्रिया वर्णात्मक झिल्ली के द्वारा ही होती है। वर्णात्मक झिल्ली द्वारा जल जो होते हैं, जल के जो अणु होते हैं वो उच्च सांद्रता से कहाँ जाते हैं, निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं, गमन करते हैं। यह दोनों पदार्थ की सांद्रता को समान करता है। विसरण यानी क्या करता है, दोनों पदार्थों की सांद्रता को समान करता है। और परासरण में क्या होता है, दोनों पदार्थों की सांद्रता समान कर देता है। ये भी क्या करता है, सेम वैसे ही करता है। ठोस द्रव गैस तीनों में संभव है। यानी विसरण की क्रिया ठोस द्रव गैस तीनों में संभव है, और परासरण हमेशा याद रखिए केवल द्रवीय माध्यम में संभव होता है। चौथा है अपनी सांद्रता में अंतर के आधार पर विभिन्न पदार्थ गति करने के लिए स्वतंत्र है। विसरण में क्या होता है, पूरे सारे पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहते हैं। ये नहीं है कि एक बंधा दूसरा बंधा, तो पूरे समान रूप से ये वितरित हो जाते हैं। और इसमें केवल विलायक गति करने के लिए स्वतंत्र विलयन नहीं होता। तो याद रखिए परासरण की क्रिया विसरण से थोड़ा सा डिफरेंट होती है। केवल विलायक गति करने के लिए स्वतंत्र विलयन नहीं होता, मतलब विलायक तो गति करता है पर विलयन नहीं होता। विलयन में जो पदार्थ होते हैं उसमें विलयन में परासरण नहीं होता है। इस प्रकार हमने जाना आज के प्रश्नों के उत्तर को। अगले वीडियोज़ में अगले चैप्टर्स को बहुत ही अच्छी तरह अच्छी स्लाइड्सों के साथ लेकर आऊँगी। तो आज के वीडियो के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियोज़ में मिलते हैं।